the next topic we are talking is the pulmonary artery hypertension or the pulmonary hypertension. So we will use the word pulmonary artery hypertension PAH. Pulmonary artery का blood pressure बढ़ गया. Now the point is कि pulmonary artery का pressure कितना होता है और कितने से ज्यादा हो जाएगा तो हम इसको pulmonary artery hypertension बोलेंगे. तो पुरानी डेफिनेशन तो ये बोलती है कि अगर pulmonary artery का प्रेशर मोर देन 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज्यादा हो जाए, that is pulmonary artery hypertension. But recent change, the new cutoff is 20 millimeter of mercury. Even the pressure of the pulmonary artery is more than 20 millimeter of mercury, it's pulmonary artery hypertension. Now, the pulmonary artery hypertension is divided into two types based on the pathogenesis. That is called as the pre-capillary and post-capillary. Pre-capillary pulmonary artery hypertension and post-capillary pulmonary artery hypertension. अभी समझ में आ जाएगा आपको ये क्या है प्री. पहले हम एक सिंपल सा लॉजिक समझते हैं. देखिए, राइट एट्रिया जो होता है ब्लड को पंप करता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड आ जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, देन इट गोज इन द कैपिलरीज ऑफ द लंग्स, देन ऑक्सीजनेशन होता है, फिर ये ब्लड आता है पल्मोनरी वेन में, फिर पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर एओर्टा में चला जाता है. दिस इज हाउ द सर्कुलेशन इज हैपनिंग. अगर मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए एक पेशेंट है, उसके अंदर ये जो मिट्रल वाल्व है फॉर एग्जांपल, ये मिट्रल वाल्व अच्छे से नहीं खुल रहा है, मतलब कि पेशेंट को मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस है. अगर मिट्रल वाल्व अच्छे से नहीं खुल रहा है, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज द ब्लड इज अनेबल टू गो फ्रॉम द लेफ्ट एट्रिया टू लेफ्ट वेंट्रिकल. अगर ब्लड नहीं जा पाएगा तो ब्लड यहाँ पे इकट्ठा होने लग जाएगा, कंजेशन होगा, प्रेशर बढ़ेगा. अब ये ट्रैफिक जाम पीछे की तरफ लगता रहेगा, प्रेशर पल्मोनरी वेन का भी बढ़ेगा, देन लंग्स की कैपिलरी का प्रेशर बढ़ेगा, देन द प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज इन द पल्मोनरी आर्टरी. सो यू कैन सी दैट पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ गया. आप देखो प्रॉब्लम जो है ये लंग्स की कैपिलरी है, प्रॉब्लम लंग्स की कैपिलरी के बाद में थी. the problem was after the lung capillaries, but ultimately pulmonary artery का प्रेशर बढ़ रहा है. इसको बोल दिया हमने post capillary pulmonary artery hypertension because the problem was after the capillaries. but ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पेशेंट जिसके अंदर पल्मोनरी आर्टरी का इडियोपैथिक कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, पल्मोनरी आर्टरी का कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया. अगर पल्मोनरी आर्टरी में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, there is pulmonary artery constriction, then जो ओवरऑल जो राइट वेंट्रिकल, क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो राइट वेंट्रिकल को तो बहुत काम करना पड़ेगा ना ब्लड को भेजने के लिए, कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है तो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में कॉन्स्ट्रिक्शन हो रखा है. आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर पल्मोनरी आर्टरी में कॉन्स्ट्रिक्शन है, राइट वेंट्रिकल को बहुत काम करना पड़ेगा, ब्लड नहीं जा रहा है आगे क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी का कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है, the amount of the blood that is going to reach in the lungs is going to be more or less? Yes, it is going to be relatively less, क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो कम ब्लड आएगा, कम ब्लड आएगा लंग्स के अंदर, कम ब्लड पहुंचेगा, कम ब्लड पहुंचेगा तो पल्मोनरी वेन में कम ब्लड पहुंचेगा, पल्मोनरी वेन में कम ब्लड पहुंचेगा तो पल्मोनरी वेन का प्रेशर रिलेटिवली कम होगा. लेस ब्लड विल रीच इन द लेफ्ट एट्रिया तो लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर भी रिलेटिवली कम हो जाएगा, राइट. तो इसको हम बोलते हैं प्री कैपिलरी. प्री कैपिलरी इसलिए बोल दिया, ये लंग की कैपिलरी थी, प्रॉब्लम लंग की कैपिलरी से पहले. अगर लंग की कैपिलरी से प्रॉब्लम जो है वो उससे पहले है, दैट इज कॉल्ड एज प्री कैपिलरी पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन. अगर प्रॉब्लम जो थी कैपिलरी के बाद थी फिर भी पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ रहा है, पोस्ट कैपिलरी पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन. तो हमने दो में डिवाइड कर लिया, दोनों में पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर तो बढ़ रहा है लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है उस पर प्री एंड पोस्ट डिसाइड कर लिया. पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर दोनों ही कंडीशन में बढ़ रहा है, इसीलिए इसको पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन बोल दिया. तो डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस आता है पल्मोनरी वेन के प्रेशर में. पल्मोनरी वेन के प्रेशर में आप देखो प्री कैपिलरी में तो पल्मोनरी वेन का प्रेशर कम है क्योंकि ब्लड ही कम आ रहा था, तो पल्मोनरी वेन का प्रेशर यहाँ पे तो कम है प्री कैपिलरी में तो. लेकिन पोस्ट कैपिलरी में देखिए क्या होगा, मिट्रल वाल अच्छे से काम नहीं कर रहा था तो ब्लड लेफ्ट एट्रिया में इकट्ठा हुआ, फिर पल्मोनरी वेन में इकट्ठा हुआ तो पल्मोनरी पहले लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर बढ़ेगा, लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर बढ़ेगा, फिर पल्मोनरी वेन का भी प्रेशर बढ़ेगा और फिर लंग्स की कैपिलरी का प्रेशर बढ़ेगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ेगा. सो देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन द पल्मोनरी वेन प्रेशर हियर. तो प्री कैपिलरी और पोस्ट कैपिलरी में आप डिफरेंस देखिए, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर तो दोनों में बढ़ रहा है लेकिन वेन का प्रेशर अलग अलग है. यहाँ पे वेन का प्रेशर कम है, वो पोस्ट में ज्यादा है. तो हम क्या करते हैं, ट्रांस पल्मोनरी ग्रेडियंट निकाल देते हैं, मतलब कि दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर माइनस पल्मोनरी वेन प्रेशर. अब क्योंकि प्री कैपिलरी में तो आर्टरी का बढ़ रहा है, वेन का कम हो रहा है, तो जो डिफरेंस आएगा इट्स गोइंग टू बी मोर देन 12.
यहाँ पे दोनों ही बढ़ गए तो डिफरेंस इज गोइंग टू बी लेस देन 12. So transpulmonary gradient will also help us in differentiating whether we are dealing with the pre or post capillary. When it comes to PCWP means the pressure of the left atria. हमने पढ़ा था कि लेफ्ट एट्रिया के प्रेशर का टेक्निकल नाम हो गया PCWP, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर. तो यहाँ पे तो लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर प्री कैपिलरी में तो कम हुआ है और पोस्ट कैपिलरी में बढ़ा हुआ है. What is the etiology of pre-capillary? Pre-capillary can be idiopathic constriction. Idiopathic हो सकता है. It can be BMPR2 gene mutation. BMPR जीन के म्यूटेशन से भी पल्मोनरी आर्टरी में कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है प्री कैपिलरी. अब मैं आपको ईटियोलॉजी बताऊंगा, आप मेरे को बताना प्री है या पोस्ट है. मिट्रल स्टेनोसिस कहाँ पे आना चाहिए? मिट्रल स्टेनोसिस, यस इट इज पोस्ट कैपिलरी. लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर कहाँ पे आना चाहिए? लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर. अगर लेफ्ट वेंट्रिकल अच्छे से काम नहीं करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो जाएगा तो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में इकट्ठा होगा, फिर लेफ्ट एट्रिया में होगा, फिर पल्मोनरी वेन में और फिर लंग्स में और फिर आगे, तो बैक प्रेशर बनेगा, राइट. तो लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर विल कम अंडर द पोस्ट कैपिलरी. अब थोड़ा सा ध्यान से सोच के बताना, क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज कहाँ पे आएगा? जैसे कि COPD, क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज शुड कम अंडर प्री और पोस्ट. अगर किसी को क्रॉनिक पल्मोनरी प्रॉब्लम होती है ना तो लंग्स स्टिफ हो जाते हैं, लंग्स कड़क हो जाते हैं, उनके अंदर ब्लड नहीं जा पाता. अगर ब्लड ही लंग्स के अंदर नहीं जा पाएगा तो मुझे बताओ पल्मोनरी वेन में क्या ब्लड कम आएगा, ज्यादा आएगा? कम आएगा ना. तो क्रॉनिक पल्मोनरी पैथोलॉजी आर गोइंग टू बिहेव लाइक प्री कैपिलरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रहा है क्योंकि प्रॉब्लम लंग्स के अंदर है. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज द ब्लड इज नॉट एबल टू कम फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी. तो पल्मोनरी आर्टरी में कंजेशन होगा, प्रेशर बढ़ेगा. लंग्स के अंदर ब्लड नहीं आएगा तो पल्मोनरी वेन में नहीं आएगा, तो पल्मोनरी वेन का प्रेशर कम हो जाएगा. So this particular thing will be come under the category of pre-capillary. So I can say chronic pulmonary pathology will come under the category of pre-capillary pulmonary artery hypertension. Now अब हमारा पूरा point of discussion shift हो जाता है idiopathic pulmonary artery hypertension पे. Idiopathic pulmonary artery hypertension. कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर pulmonary artery में constriction हो जाता है idiopathically. अब मान लीजिए अगर pulmonary artery में constriction हो जाए, if there is a constriction in the pulmonary artery, vasoconstriction in the pulmonary artery, then the pulmonary artery pressure is going to increase. राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो अच्छे से नहीं आ पाएगा. राइट वेंट्रिकल को बहुत काम करना पड़ेगा. अगर राइट वेंट्रिकल को बहुत काम करना पड़ेगा क्योंकि ब्लड आगे जा ही नहीं रहा है, तो ये बैक प्रेशर यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा. राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल को बहुत काम करना पड़ेगा ब्लड को आगे भेजने के लिए क्योंकि ब्लड तो आगे जा ही नहीं रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रखा है. तो जिनको भी पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन होता है, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल बहुत काम करते हैं एंड ओवर अ पीरियड अगर ये बहुत काम करेंगे, देयर इज गोइंग टू बी हाइपरट्रोफी ऑफ द राइट एट्रिया एंड द राइट वेंट्रिकल. देयर इज गोइंग टू बी हाइपरट्रोफी. राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाएगी because there is a strain on the right heart. The clinical feature is generally ये देखने को मिलता है फीमेल्स के अंदर, particularly 30-40 ईयर फीमेल में. there is going to be progressive shortness of breath. धीरे धीरे इनका shortness of breath बढ़ता रहता है. प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा जिनको भी पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन होगा. तो मान लेते हैं एक यंग फीमेल है 35 ईयर ओल्ड एंड शी इज हैविंग दिस कंप्लेन ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो कि बढ़ता जा रहा है. शी कम्स टू यू, आपने उसका ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन किया और आप उसके हार्ट साउंड सुन रहे थे. हमें पता है कि S2 जो होता है, S2 क्यों आता है? S2 आता है हमें ये पता है, देखिए हमने फिजियो में कॉन्सेप्ट पढ़ा है, द क्लोजर ऑफ द मिट्रल वाल्व एंड द ट्राइकस्पिड वाल्व. मिट्रल और ट्राइकस्पिड ऑलमोस्ट साथ में बंद होते हैं. जब ये दोनों बंद होते हैं तो इससे जो आवाज आती है हम उसको बोलते थे S1. फिर क्या होता है कि जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जा रहा था और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा था, ब्लड जा रहा है. जब सारा ब्लड चला जाता है तो एओर्टिक वाल्व बंद होता है और जैसे ही एओर्टिक वाल्व बंद होता है उससे आवाज आती है, उसको हम बोलते हैं A2. उसके कुछ मिली सेकेंड के बाद में पल्मोनिक वाल्व बंद हो जाता है एंड वी हैव द साउंड दैट इज कॉल्ड एज P2. तो ये A2 और P2 जो होते हैं
ये दोनों बहुत ही पास में होते हैं, मतलब कि एक ह्यूमन ईयर इन दोनों साउंड को अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं करता, हमें ये ऑलमोस्ट साथ में ही सुनाई देती, हमें तो एक ही आवाज सुनाई देती है, जिसको हम बोलते हैं S2। तो S2 जो था बेसिकली इज द क्लोजर ऑफ द एओर्टिक एंड पल्मोनिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व थोड़ा सा पहले बंद होता है, बट हमें तो एक ही आवाज सुनाई देती है। दिस इज हाउ द नॉर्मल S2 इज गोइंग टू बी। नॉर्मली तो S2 कुछ इस तरीके से होता है। अब बात करते हैं हम पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन में क्या होगा। अब पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन में देयर इज अ कॉन्स्ट्रिक्शन इन द पल्मोनरी आर्टरी। तो अब होगा ये कि जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जा रहा होगा, यहाँ तो ब्लड बहुत अच्छे से चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड बहुत आसानी से नहीं जाएगा, क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से तो सारा ब्लड जैसे जाना चाहिए था वैसे चला गया, जैसे ही चला जाएगा ये वाल्व बंद हो जाएगा, जैसे ही ये वाल्व बंद होगा तो आपको आवाज सुनाई देगी A2। और आप एंटिसिपेट कर रहे थे कि विद इन नेक्स्ट फ्यू सेकेंड पल्मोनिक वाल्व भी बंद हो जाना चाहिए, आप यहाँ पे मान के चल रहे थे कि P2 आ जाना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाने में बहुत धीरे धीरे जा रहा है तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ब्लड जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, बहुत धीरे धीरे यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो ये जो पल्मोनिक वाल्व है ये बहुत देर बाद बंद होगा, लेट बंद होगा। और मान लीजिए ये पल्मोनिक वाल्व बंद हुआ यहाँ पे, और ये थोड़ा सा जोर से भी बंद होगा, इट्स गोइंग टू बी रिलेटिवली लाउडर। तो P2 आपको यहाँ पे सुनाई देगा, आपको सुनाई तो यहाँ पे देना चाहिए था, P2 यहीं पे सुनाई दे जाना चाहिए था, बट आपको सुनाई देगा यहाँ पे। तो हमें अब S2 बेसिकली अलग अलग सुनाई देता है, A2 और P2 अलग अलग सुनाई देने लग जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द वाइड स्प्लिट, द वाइड स्प्लिट ऑफ S2। वाइड स्प्लिट हो गया S2 का, इज अ वाइड स्प्लिट ऑफ S2। और S2 जो होगा वो रिलेटिवली लाउड भी हो जाएगा। तो S2 में there is going to be wide split as well as the S2 is going to be louder in a patient of pulmonary artery hypertension। तो जब आप इस लेडी को ऑब्जेक्टिवली एग्जामिन करोगे तो S2 जो होगा वो थोड़ा सा लाउड भी सुनाई देगा और स्प्लिट भी आपको सुनाई देगा। A2 और P2 जो है दूर दूर हो जाएंगे, वाइड स्प्लिट हो जाएगा। जब आप इसके अंदर ECG करोगे यू विल बी एबल टू नोटिस द चेंज ऑफ राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी। राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी ECG में कैसा दिखता है, तो हमने ECG वाले चैप्टर में पढ़ा है कि अगर राइट एट्रिया की हाइपरट्रॉफी होती है तो P वेव जो होता है ना वो थोड़ा सा कुछ इस तरीके से बड़ा हो जाता है। देयर इज गोइंग टू बी टॉल P वेव। राइट एट्रिया की हाइपरट्रॉफी में देयर इज अ टॉल P वेव, दिस इज कॉल्ड एज P पल्मोनिल। ECG के अंदर हमारे को लेफ्ट एट्रिया की हाइपरट्रॉफी भी दिखेगी, सॉरी राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी भी दिखेगी, क्योंकि राइट साइड को बहुत काम करना पड़ रहा था ना, राइट हार्ट को बहुत काम करना पड़ रहा था, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी भी दिखेगी हमें। राइट वेंट्रिकल की जो हाइपरट्रॉफी होती है उसको देखने के लिए हमें दो लीड्स देखने होते हैं, V1 एंड V5। ये हमने ECG वाले चैप्टर में पढ़ लिया है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। कैसे देखते हैं हम ये, तो V1 में कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके का दिखेगा और V5 में कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो आपको क्या करना है कि V1 की जो R वेव है इसकी हाइट देख लेनी है, स्मॉल बॉक्स कैलकुलेट कर लेने 1 2 3 4 5 इज रेफर्ड एज द V1R। और V5 में जो S वेव है इसकी डेप्थ को मेजर कर लेना है और इन दोनों को जोड़ लेना है। अगर इन दोनों को जोड़ने से इट इज द सम इज कमिंग मोर देन 12, देन इट इज द राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। तो ECG में वी विल हैव द राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। नाउ कम्स द ट्रीटमेंट। पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसको कैसे ठीक करेंगे। प्रॉब्लम समझिए, देयर इज अ कॉन्स्ट्रिक्शन दैट हैज हैपेंड। पल्मोनरी आर्टरी में जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो इसलिए होता है क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में दो रिसेप्टर मिलते हैं, एंडोथिलिन A और एंडोथिलिन B। वो जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो पल्मोनरी आर्टरी में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज द ड्रग दैट इज एंडोथिलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। हमें एंडोथिलिन रिसेप्टर्स बंद करने होंगे। हमारे पास दो एंडोथिलिन रिसेप्टर होते हैं, एंडोथिलिन A एंड एंडोथिलिन B।
तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गिव एंडोथिलिन ए एंड एंडोथिलिन बी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. द एग्जाम्पल ऑफ सच ड्रग बोसेंटान. बोसेंटान जो होता है वो एंडोथिलिन ए और बी दोनों को बंद कर देगा तो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा पल्मोनरी आर्टरी में. एक और ड्रग होती है जो थोड़ी सी कम पोटेंट होती है, जो खाली एंडोथिलिन ए रिसेप्टर को बंद करती है, दैट इज एम्ब्रीसेंटान. सो बोसेंटान, एम्ब्रीसेंटान ये दे सकते हैं. जनरली हम प्रिफर करते हैं बोसेंटान. ये जो ड्रग्स थे ये कुछ सालों पहले नहीं थे, आज से 15 साल पहले बोसेंटान, एम्ब्रीसेंटान ये सब नहीं था. तो उस टाइम पे हम क्या कर रहे थे, वी वर यूजिंग द अदर वेसोडाइलेटर, द फॉस्फोडाइस्टेज इनहिबिटर, such as sildenafil. Sildenafil is a vasodilator. तो हम पहले ये यूज कर रहे थे सिल्डेनाफिल. सिल्डेनाफिल का नाम आपने सुना होगा. सिल्डेनाफिल इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी यूज करते हैं क्योंकि ये वेसोडाइलेटर है. तो सिल्डेनाफिल पहले हम पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन में भी यूज कर रहे थे, यूज्ड इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन आल्सो. इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी यूज करते थे, बट आज के दिन तो हम बोसेंटान यूज करते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन. लेट्स सी द डेफिनेशन. अब हम केवल न्यू डेफिनेशन की बात करेंगे. पल्मोनरी आर्टरी की डेफिनेशन ये है कि अगर किसी के अंदर पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर इज मोर देन 20 millimeter of mercury, then it is called as pulmonary artery hypertension. It can be pre-capillary, can be post-capillary. Pre-capillary में एक म्यूटेशन भी आता है, that is BMPR2 gene mutation. Pre-capillary में जो transpulmonary gradient होता है, it's going to be more than 12. Post-capillary के causes हो सकते हैं जैसे कि mitral stenosis, left ventricle failure, और इसके अंदर जो transpulmonary gradient होगा, it's going to be less than 12. सिल्डेनाफिल एक वेसोडाइलेटर है. नाइट्रेट्स भी जो हैं वो वेसोडाइलेटर होते हैं. तो हम कभी भी दो वेसोडाइलेटर एक साथ नहीं देते. दो वेसोडाइलेटर, नाइट्रेट आपने देखा होगा हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज में यूज कर रहे थे, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना उसमें यूज कर रहे थे. तो अगर किसी पेशेंट को पहले से कोई नाइट्रेट ले रहा है तो उसको कभी भी सिल्डेनाफिल नहीं देना है, क्योंकि दोनों वेसोडाइलेटर है. अगर सिग्निफिकेंट वेसोडाइलेशन होगा तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है, हाइपोटेंशन में जा सकता है. तो सिल्डेनाफिल एंड नाइट्रेट शुड नॉट बी गिवन टुगेदर. दोनों को साथ में नहीं देना है बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ हाइपोटेंशन. दो वेसोडाइलेटर साथ में नहीं देते. What is the mechanism of bosentan? Bosentan is endothelin A plus endothelin B receptor antagonist. Endothelin A and B दोनों को बंद करता है. Right? So this is a small topic of pulmonary artery hypertension. इसके अंदर जो सबसे important concept है ना pulmonary artery hypertension में, वो ये वाला है. ये फर्स्ट टेबल, प्री कैपिलरी पोस्ट कैपिलरी. इसको थोड़ा सा लॉजिकली आप सोचोगे प्री पोस्ट को तो इसको रटना नहीं पड़ेगा आपको कि पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर तो दोनों में ही बढ़ रहा है. पल्मोनरी वेन के प्रेशर से डिफरेंस आ रहा है. यहाँ पल्मोनरी वेन का प्रेशर कम है, यहाँ पे पल्मोनरी वेन का प्रेशर ज्यादा है पोस्ट वाले में. तो दैट इज हाउ वी डिफरेंशिएट वेदर वी आर डीलिंग विद प्री और पोस्ट कैपिलरी pulmonary artery hypertension. So this table is important, otherwise this topic is not of very high yield, but this table is very high yield, right? Thank you.